हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और मैं नरेंद्र कलोशिया आपके साथ हूं आज मौजूद FLT 5 के सॉल्यूशंस लेकर। प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज है एंड इसके बाद 3 टेस्ट और बचे हैं। चलिए देखते हैं FLT 5 में आपसे क्या पूछा गया था। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया है। द केस ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ नोबल गैसेस डिक्रीजेस इन ऑर्डर। उत्कृष्ट गैसों के लिए द्रवित होने की क्षमता का सही क्रम कौन सा है? लिक्विफाई करना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, है ना। अपने को पता है कि अगर आपको लिक्विफाई करना है फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है, तो लिक्विफिकेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि नोबल गैसेस में एज सच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता नहीं है। नोबल गैसेस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, एक सिंपल वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वो उस कारण से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा वो मॉलिक्यूलर मास, मतलब जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा रहेगा एंड लिक्विफिकेशन भी इजी हो जाएगा। तो हमें अगर देखें तो नोबल गैसेस की बात करता हूं मैं, तो हीलियम से ज्यादा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड फाइनली बोलो क्या दिख रहा है? जिनॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और क्या दिख रहा है? जिनॉन। तो जिनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन और हीलियम, मतलब फर्स्ट आंसर आप देखें इसमें जो होगा लिक्विफिकेशन गैस का सबसे इजीली होगा, क्योंकि जिनॉन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ये। The curve M and M represents variation of energy with reaction coordinate for reaction A plus B gives C plus D in presence and absence of catalyst। आपसे बोला गया है वक्र M तथा M में निम्न अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की उपस्थिति व अनुपस्थिति में अभिक्रिया निर्देशक के साथ ऊर्जा का परिवर्तन दर्शाते हुए इनमें से उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अग्र अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होगा, है ना। अनुपस्थिति की बात करिए। अगर आप ग्राफ को देखें तो मैं यहां से जब ग्राफ को देखूं तो मेरा यहां से रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ और ये मेरा जो ग्राफ है ये आपका एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट के लिए, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक नहीं है, और यहां पर मैं इसको E1 लिख लेता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। और जैसे ही मैंने इसमें कैटलिस्ट डाला तो कैटलिस्ट डालते के साथ ही एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे, सक्रियण ऊर्जा का मान एकदम से क्या होता है? घट जाता है, नीचे आ जाता है। जब सक्रियण ऊर्जा का मान घटेगा, नीचे आएगा, तो जाहिर सी बात है कि अब आपका यहां से चलेगा एंड इधर देखूं तो ये आपका E2 लिख देता हूं मैं इसको। तो मैं यहां जब बात करता हूं आपके पास, तो ये टोटल वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो या तो आप S लिख ले या फिर आएगा R प्लस क्यू। अब S तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे R प्लस क्यू दिख रहा है। तो जो मेरा R है, ये जो टोटल मेरा एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा किस चीज को? एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, है ना। ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है मेरा R, ये मेरा Q। हालांकि अगर S ऑप्शन में होता तो S भी आता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली R प्लस के आ जाएगा, Q आ जाएगा। क्लियर? 48 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डजंट अफेक्ट द प्रॉपर्टी रिटन बिलो। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डजंट अफेक्ट द प्रॉपर्टी रिटन बिलो। पहले तो देख लेते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता कहां से है। तो यहां पे मेरे पास आ रहा है ना, ये एलिमेंट स्कूटी ला, इसको बोलते हैं 3D सीरीज। यहाँ पे 4D और ये क्या आ रहा है? 5D। फिर ये आ गया आपका T जरा हाफ, वो नवाब था, फिर आ गया क्रोमोटन, फिर आ गया मन तक रे। आप ध्यान से देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो अराउंड आता है 57 और ये आता है आपका 72, और इसके बीच में लगता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके बीच में जो लगता है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है ना, लेंथेनॉइड संकुचन लगता है। मतलब जो भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मेरा लगेगा वो इधर वाले एलिमेंट्स में लग रहा है, इनमें लग रहा है, तो इफेक्ट भी इसके बाद नजर आएगा। इफेक्ट भी जो है वो इसके बाद नजर आएगा, मतलब इस पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। बात समझे? स्कैंडियम है, येट्रियम है और लेंथेनम है, इन पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कोई असर नहीं होगा। यानी कि येट्रियम और लेंथेनम की प्रॉपर्टी पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कोई असर नहीं होगा। तो आपका जो सी ऑप्शन है, इस पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कोई भी असर
नहीं होने वाला है, उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का असर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। हम प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं पहले। सेकंड आईई की बात करिए, है ना। तो सेकंड आई का एक ट्रिक मैंने आपको पढ़ाया है, दैट इज स्कूटी वाली मैडम ने फिर कार को जिंक निकल कॉपर से बनवाया। ये IE2 का ऑर्डर है। स्कूटी वाली मैडम ने फिर कार को जिंक निकल कॉपर से बनवाया, तो क्रोमियम, उसके बाद मैंगनीज, उसके बाद वेनेडियम और टाइटेनियम। ऑर्डर बिल्कुल सही है। स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी सही आ रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ +2 की अगर बात करूं तो यहां पे देख लो, तो मैंगनीज जो होता है वो 3D5 होता है और 4s2 होता है। तो अगर यहां से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हाफ फील्ड आ रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल आएगा, है ना। डिक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो आप यहां से देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालकर, नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा आएगा, तो मैंगनीज में ज्यादा ही है। फिर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया है डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट। भाई मेरे 3D सीरीज की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो क्रोमियम का होता है। अगर 3D सीरीज की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका होता है, क्रोमियम का होता है। और अगर मैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ पर Z लिखता हूं, Z, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ऐसा चलता है। यहाँ पे चलता है स्कैंडियम, स्कैंडियम से आते हैं अपन क्रोमियम, और एकदम से डिप आता है मैंगनीज, फिर ये थोड़ा बढ़ के इस तरीके से चलता है। मतलब क्रोमियम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेंगे सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेंगे सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर सबसे ज्यादा है तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है, इसके कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्रोमियम का सबसे ज्यादा होता है। तो हमारे हिसाब से ये वाला ऑप्शन गलत है, मतलब यही हमारा आंसर है, क्योंकि आपसे बोला है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इस बात का ध्यान रखना। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। क्लियर, तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनता है, इस वजह से यहां पे ऐसा नहीं हो पाता है। क्वेश्चन 50 की बात करें कि जनरली Fn एंड F14 माइनस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारा जो सवाल है वो यहीं पर है। Fn एंड F14 माइनस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटेनिंग लेंथेनाइड शो सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं। अगर मैं F यहां पे लिखता हूं N और यहां पे लिखता हूं F14 माइनस N, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे F1 लिखते हैं और F14 माइनस 1 लिखते हैं तो F बराबर 13 आएगा, तो N की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप अगर यहाँ पे F2 लिखते हैं और F14 माइनस 2 लिखते हैं तो F यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो N की वैल्यू 2 आ जाएगी, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे आप F3 लिखते हैं, F14 माइनस 3 लिखते हैं तो ये आ जाएगा F11, मतलब यहाँ पे N की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसा आप करते जाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम आते जाएंगे। अगर आप यहाँ पे F7 लिखते हैं, F14 माइनस 7 लिखते हैं तो F बराबर 7 आएगा, तो दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ जाएंगे, सेम। बात समझे? तो रीजन ये कह रहे हैं कि बोथ हैव सिमिलर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, आंसर डी आएगा। क्लियर? 51 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन HCl सॉल्यूशन, पीएच उसका 2 दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, बहुत सिंपल है ना। हाइड्रोजन गैस है, पीएच 2 दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो H प्लस यहाँ पे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मुझे देगा H2, बैलेंस करने के लिए 2 लिखा। यहाँ पे लिखूंगा मैं EH प्लस से H2, नॉस्ट इक्वेशन, इक्वल टू लिखूंगा मैं E नॉट ऑफ H प्लस से H2 माइनस 0.059 बाय 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स, लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब H प्लस का स्क्वायर। मैं एक्सप्रेशन बना के दिखा रहा हूं पहले पीएच का। E नॉट हाइड्रोजन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो ये बन जाएगा H प्लस से H2,
इक्वल टू आ जाएगा ये माइनस 0.059/2, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ h प्लस की पावर में -2, ये 2 आगे आएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो E यहाँ पे आ गया आरपी, आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू हो गया ये 0.059, है ना। लॉग ऑफ बोलो क्या होता है H प्लस, अगर मैं इसमें पीएच का फॉर्मूला पुट करूं, है ना, तो पीएच का फॉर्मूला पुट करेंगे, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई आर पी यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा माइनस 0.059 लॉग ऑफ एच प्लस माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस होता है पीएच, तो ये बन गया 0.059 इंटू बोलो कौन पीएच, या मैं कह सकता हूं कि रिडक्शन पोटेंशियल आरपी इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ 059 इंटू बोलो क्या आया पीएच। ये मेरे पास सिंपल फॉर्मूला या सिंपल मैंने आपको डिराइव करके भी बता दिया। अब पीएच की वैल्यू इन्होंने 2 दे रखी है, पीएच बराबर जो दे रखा है इन्होंने 2 दे रखा है, पीएच बराबर 2 देने का मतलब है ईआरपी बराबर बोलो क्या आ जाएगा माइनस 0.059 इंटू 2 आ जाएगा, तो इंटू 2 आ जाएगा तो माइनस 0.118 वोल्ट आएगा। आप जब इसका फाइनल आंसर निकाल लेंगे तो माइनस 0.118 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर मेरी बात, तो ए आंसर मेरा यहाँ पे बनता है। क्वेश्चन 52 की तरफ चलते हैं। इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट भी उसी का है, इलेक्ट्रोड भी उसी का है। बात समझे कि नहीं समझे, इलेक्ट्रोलाइट भी उसी का, इलेक्ट्रोड भी उसी का। यहां पे लिखा मैंने ये Ag, बात समझे, इस टाइप से यहां पर भी लिखा मैंने Ag, और मेरा सोल्यूशन किसका रखा है यहाँ पे AgNO3 का। बात समझे कि नहीं समझे, तो ना इलेक्ट्रोलाइट में कोई चेंज आएगा ना इलेक्ट्रोड में कोई चेंज आएगा, इसलिए ध्यान रखिए कि यहाँ पे मेरा आंसर जो आएगा वो रिमेन्स कैसा आएगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड दोनों कैसे हैं, सेम है। क्लियर। 53 की तरफ बढ़ता हूं, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन एट 500 केल्विन A plus 2B gives C. For the reaction at 500 Kelvin, A gas plus 2B gas gives C, वो भी गैस में, A गैस फिर 2B गैस प्लस C वो भी गैस में आ रहा है। आपको बोला डेल जी का वैल्यू निकालना है, तो डेल जी का वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, ये लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए मेरे पास डेल एस तो मुझे पता है, डेल जी निकालना है, पर मुझे डेल यू दिया हुआ है पर डेल एच नहीं दिया है, तो पहले मैं डेल एच निकालूं। तो डेल एच निकालने का तरीका होता है कि डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी, डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी, और डेल्टा एच का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो डेल्टा एच का वैल्यू निकालूंगा, तो डेल्टा यू का वैल्यू आ रहा है माइनस 10 किलो कैलोरी प्लस डेल एन जी गैस के मोल्स, गैस के मोल्स देखो यहां से निकालूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैस के मोल्स, तो ये आ गया -2 इंटू आर का वैल्यू 2 कैलोरी और ये 500 केल्विन, क्योंकि ये किलो कैलोरी है तो 1000 से डिवाइड करके इसको किलो कैलोरी बदला, ये कैंसिल हो गया 2, ये 2 से 2 गया, तो डेल्टा एच का मेरे पास वैल्यू आ रहा है -12 किलो कैलोरी पर मोल, -12 किलो कैलोरी पर मोल आया। अब मैं निकालूंगा यहां से डेल जी, तो डेल जी निकालने के लिए डेल जी बराबर डेल एच, है ना, डेल जी बोलना है, दिलजीत नहीं बोल लेना उसको, तो बोले दिलजीत का कॉन्सर्ट चल रहा है, डेल जी है वो, तो ये आ गया -12 माइनस यहाँ पे आ गया 500 इंटू डेल्टा एस का वैल्यू आ रहा है -20, और वो कैलोरी में है और ये किलो कैलोरी में है ना, ये कैलोरी में है, तो 1000 से डिवाइड करें इसको, तो 500 से करा 2, ये करा 10 माइनस माइनस प्लस, तो डेल जी बराबर आ गया -12 प्लस 10 इक्वल टू -2 किलो कैलोरी पर मोल, तो -2 किलो कैलोरी पर मोल मेरा यहाँ पे आंसर आया, जिसमें मैंने 2 रिलेशन इस्तेमाल करे, एक डेल एच वाला और एक डेल जी वाला।
54 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मोलर एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, किसका सबसे ज्यादा होगा? तो H2O अगर मेरे पास सॉलिड दिया है तो उसको एनर्जी देकर आप कन्वर्ट करेंगे H2O लिक्विड में, और फिर एनर्जी देके आप कन्वर्ट करेंगे H2O बोलो किसमें? गैस में। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर लगातार बढ़ाना पड़ेगा। एंट्रोपी कह लो या रैंडमनेस कह लो का वैल्यू यहां पर मैक्सिमम आएगा। एंट्रोपी का वैल्यू इस केस में कैसा आ जाएगा? मैक्सिमम आएगा। और यहां पे अगर सॉलिड में कह रहा हूं तो यहां पे जो एंट्रोपी का वैल्यू है वो मिनिमम आएगा। यहां पे मिनिमम आएगा, वहां पे क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। तो मेरा जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा। क्लियर है? 55 की बात करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ? Which of the following is correct order of increasing bond angle है, सॉरी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। इनमें से किसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर करेक्ट है? इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे तो मेरे पास जो पहला ग्रुप आ रहा है वो आ रहा है NH3, है ना। मैं इधर थोड़ा सा लिखता हूं इसको, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास NH3, यहाँ पे आ रहा है PH3, यहाँ पे आ रहा है SH3, यहाँ पे SbH3, और यहाँ पे बोलो कौन आ रहा है? BiH3। ऊपर से कहाँ चले? नीचे आए। ऊपर से नीचे आने पर ये एंगल जो आ रहा था वो 107 डिग्री आ रहा था, फिर यहाँ पे लगभग 90 डिग्री, और ये 90। तो ऊपर से नीचे आने पे एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये उल्टा करे इंक्रीज, मतलब ये नहीं हो सकता। यहां देखेंगे तो BF3 BCl3 ये लगभग एंगल सब 120 डिग्री होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। sp2 हाइब्रिड प्लेनर होते हैं। बात समझे? इधर देखो तो यहां पर भी गलत है, क्योंकि ये इंटरचेंज होता है, ये ऐसा होता है। H2O का एंगल 104 डिग्री के आसपास होता है, और उसका 103 या 2 के आसपास होता है। H2O का एंगल 104 डिग्री होता है, OF2 का एंगल जो होता है वो 103 डिग्री के आसपास होता है। क्लियर है? अब मेरे पास केवल यहाँ पे ये बचा है कि यहाँ पे भी आप डाउन दी ग्रुप जा रहे हो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, और ऑक्सीजन का एंगल सबसे ज्यादा है। आंसर सी। सॉरी, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, है ना। तो यहां पे भी आप देखेंगे तो H2O जो है इसका जो एंगल आएगा H3O प्लस, सॉरी H3 यहां पे ज्यादा आएगा, मतलब सी आंसर आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन 56 की तरफ बढ़ता हूं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, मिक्स पेपर था, सारे चैप्टर से लगभग जैसा वेटेज आता वैसा अपन ने लिया है। IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 120। IUPAC नेम निकालना है आपको एलिमेंट का, IUPAC, और इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है? 120। तो 1 को लिखते हैं अन, 2 को लिखते हैं बाई, 0 को लिखेंगे निल, आखिरी में आएगा ईएम। तो नाम क्या बना बोलो? अन बाई निल ईएम, अन बाई निलियम, अन बाई निलियम। तो अन बाई निलियम, डी आंसर। ठीक है, अन बाई निलियम। क्वेश्चन 57, हाउ मेनी एटॉमिक नंबर्स आर इनकरेक्ट? इनमें से कितने एटॉमिक नंबर इनकरेक्ट है? चलो भाई देख लेते हैं इनकरेक्ट कितने हैं। ठीक है, तो हमारे पास लेंथनॉइड्स की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि सेलिना, प्रीति ने पम्मी सिम्मी को मारा, यूरोप गए तब डायरिया हो गया, अरे टमाटर येलो लाल। ये पूरा सीरीज है ना। सेलिना, प्रीति ने पम्मी सिम्मी को मारा, यूरोप गए तब डायरिया हो गया। और सीरियम जो दिख रहा है आपको, सीरियम जो पहला एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर आता है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और ये 71 ल्यूटेशियम। अब देखिए गैडोलिनियम को कह रहे हैं 65, लेकिन ये आ रहा है 64, मतलब ये गलत है। ल्यूटेशियम को कह रहे हैं 71, मतलब ये बिल्कुल सही है 71। लेंथनम को कह रहे हैं 57, जो इसके पहले होता है, लेंथनम जो होता है 57 होता है, ये बिल्कुल सही है ना। ल्यूटेशियम सही है, लेंथनम सही है। सीरियम कह रहे हैं 59, जबकि 58 होता है, ये गलत है। यूरोपियम कह रहे हैं 64, जबकि होता 63 है, ये भी गलत है। थोरियम 90 होता है। थोरियम कैसा होता है? 90। तो यहां पे आप देखें, एक गलत, दो गलत और एक ये 3 गलत, मतलब 3 एलिमेंट ऐसे हैं
जिनका एटॉमिक नंबर यहां पर गलत है। 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर यहां पर गलत है। क्वेश्चन 58 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रपोर्शनेशन? ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है? वी समानुपाती अभिक्रिया, वी समानुपाती, असमानुपाती मतलब कि सेम एलिमेंट का, सेम एटम का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, एक ही का ऑक्सीडेशन और एक ही क्या हो, रिडक्शन हो, रिडॉक्स रिएक्शन का सवाल है। देखते हैं पहला ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है कि Fe2+ है ना, Fe2+ से Fe3+ जा रहा है और यहां पर Fe आ रहा है, तो +2 से +3 ये हो गया ऑक्सीडेशन और +2 से 0 ये हो गया रिडक्शन। +2 से +3 जा रहा है ऑक्सीडेशन और +2 से 0 जा रहा है, मतलब बोलो कौन, रिडक्शन। डेफिनेटली ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। 100% ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। सेकेंड ऑप्शन आप देखेंगे तो H2O2 दिख रहा है आपको। H2O2 की बात करता हूं तो यहां पे आ रहा है H2O और साथ में बोलो कौन आ रहा है, O2। तो H2O2 पेरोक्साइड मतलब -1, ये -2 और ये 0, तो -1 से -2 मतलब रिडक्शन और -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन। ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, नो डाउट ये भी क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट। इधर ऐसा डिस्प्रोपोर्शनेट जैसा कुछ नहीं है, इधर भी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरा आंसर आएगा ए एंड बी ओनली। ए और बी जो दिख रहे हैं, दीज आर अंडर गोइंग कौन सा रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ए एंड बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल रिक्वायर लीस्ट एनर्जेटिक प्रोटॉन? इस बात को ध्यान रखना, रिक्वायर लीस्ट एनर्जेटिक, एमिटेड नहीं पूछा है, रिक्वायर। बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में निम्न में से किस संक्रमण में सबसे कम ऊर्जा के फोटोन आवश्यक होंगे? सबसे कम ऊर्जा के फोटोन आवश्यक होंगे, आवश्यक होंगे, आवश्यक होंगे फोटोन। ये पूछना चाह रहा है कि अगर ये कोई लेवल है, ये N1, ये 2, ये 3, ये 4, तो क्या 1 से 2 में, क्या 3 से 2, ये तो गया, ये भी गया। क्यों? यहां पे संक्रमण ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, नीचे से ऊपर नहीं हो रहा है। यहां पे ट्रांजिशन ऊपर से कहां हो रहा है, नीचे, और आवश्यक नहीं होगा, वो तो एमिट करेगा, रिलीज करेगा। यहाँ पे जो फोटोन होगा यहाँ पे एमिट करेगा। आपसे रिक्वायर पूछा है, रिक्वायर पूछा है, तो रिक्वायर पूछा है तो मेरा जो आंसर आएगा 4 से क्या आ जाएगा, 5। कि अगर आप 4th लेवल से 5th लेवल की तरफ भेजेंगे, ऊपर की तरफ जाने पर डिफरेंसेस कम होते जाते हैं। सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आता है वो इनके बीच का आता है, N1 और N2 का। सबसे ज्यादा डिफरेंस जो आता है इनका आता है E1 या E2 माइनस E1 सबसे ज्यादा, फिर E2 या E3 माइनस E2 उससे कम। आप जाते जाए एनर्जी का वैल्यू कम होते जाता है। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन 1 और 2 में, उसके बाद इस ऑप्शन के हिसाब से बात करो तो 4 और 5। क्वेश्चन 60 कह रहा है ऑल आइसोटोप ऑफ शो एलिमेंट शो सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर। बिल्कुल सही है, आइसोटोप्स का केमिकल बिहेवियर सेम होता है, ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना। आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वल हैं तो ध्यान रखना सेम केमिकल बिहेवियर आता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी आती है, सेम केमिकल बिहेवियर आता है। ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। जितने भी समस्थानिक होते हैं उनका जो रासायनिक व्यवहार होता है वो समान आता है, पर इसका रीजन क्या होना चाहिए कि उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान पाई जाती है। लेकिन ये रीजन क्या कह रहे हैं, केमिकल बिहेवियर ऑफ एटम इज कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सरासर गलत है। केमिकल बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। बात समझे, केमिकल बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। बात समझे, तो ए सही है, आर गलत है। ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। असर्शन सही है, रीजन गलत है। ठीक, 61 क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स बाय मास इन बॉडी ऑफ हेल्दी ह्यूमन इज ऑक्सीजन 61.4% है ना। जैसे कि अपना बॉडी है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जा रहे हैं उसमें से एक ऑक्सीजन है, जो कि कितना परसेंट है, 61%। कार्बन
22.9 हाइड्रोजन, 10% नाइट्रोजन 2.6। ये कह रहे हैं कि द वेट ऑफ विच इज 75 केजी, तो अपन यहां पे लिख लेते हैं वेट ऑफ पर्सन, है ना। यहां पे कह रहे हैं वेट ऑफ पर्सन, जो इंसान है उस पर्सन का जो वेट है वो 75 केजी है। अब ये जो 75 केजी बना है उसमें से 61% ऑक्सीजन है, 22.9% कार्बन है, हाइड्रोजन 10% है, अपने काम का हाइड्रोजन ही इसके अंदर, इसमें 10% हाइड्रोजन है। 10% हाइड्रोजन मतलब 75 का 10% मतलब 7.5 केजी जो है वो किसकी वजह से बना है? हाइड्रोजन की वजह से। एक 75 केजी का इंसान है, उसकी बॉडी में 10% हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के कारण वेट कितना हुआ उसका? तो हाइड्रोजन कारण वेट हुआ तो 7.5 केजी का वेट हुआ। अब ये कह रहे हैं कि सारे हाइड्रोजन को एटम को हटाकर उसके आइसोटोप को रख दिया, मतलब हाइड्रोजन ये वाला जो लिया मैंने इसको हटाया और ये ले लिया। अब यहां पे हाइड्रोजन का मास डबल हो गया, डबल हो गया ना। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ में उलझ गए होंगे, पढ़ने के बाद उलझ गए होंगे, 100% उलझे होंगे। बोला इसके अंदर से सारे हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह पे ये रख दिया, तो अब क्या होगा? तो भाई जब तुमने हाइड्रोजन का वेट डबल करा, डबल कर दिया ना, तो जाहिर सी बात है कि 15 केजी हो गया होगा, 7.5 केजी था, यहां पे हाइड्रोजन का मास डबल, तो हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन भी डबल, इसको रिप्लेस कर दिया, ये रिप्लेस करा, ये इंक्रीज हुआ 15 केजी से, लेकिन 7.5 केजी तो पहले वाला एडजस्ट हुआ, इंक्रीज पूछा ना बड़ा कितने से, सारे हाइड्रोजन हटा के H2 वाले डाल दिए, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप को डाल दिया, हाइड्रोजन के समस्थानिक को डाल दिया, तो बोला कि उसमें वेट कितना बड़ा होगा? तो मैं कहता हूं भाई टोटल 15 केजी से बड़ा, लेकिन 7.5 केजी तो पहले का एडजस्ट हो गया, हाइड्रोजन निकाले बढ़ा के डाले, 7.5 केजी तो पहले का हो गया। अब कितने से बढ़ा? तो टोटल 15 केजी से बड़ा था ना, तो टोटल 15 से बड़ा था, तो उसमें से 7.5 एडजस्ट हो गया, तो बचा हुआ आपका वेट बढ़ेगा ना 7.5 केजी। समझे कि नहीं समझे? हाइड्रोजन हटाए और हाइड्रोजन को डबल कर दिया, तो पहले तो बैलेंस हुआ और उसके बाद बढ़ा, तो जो नया वेट इंक्रीज होकर आया होगा वो कितने से आया होगा? 7.5 केजी से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 62 मोल कॉन्सेप्ट का, डेली कंजम्पशन ऑफ प्योर ऑक्सीजन बाय पर्सन इज 448 लीटर। डेली कंजम्पशन ऑफ प्योर ऑक्सीजन है ना, डेली कंजम्पशन। चलो भाई, तो डेली कंजम्पशन की बात कर रहा हूं मैं, डेली कंजम्पशन इक्वल टू, यहां पे जो दिख रहा है मेरे को डेली कंजम्पशन जो दिख रहा है वो 448 लीटर दिख रहा है। कितना लीटर दिख रहा है? 448 लीटर। आपसे बोला है कैलकुलेट मास ऑफ NaCl3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस O2 फॉर डेली कंजम्पशन। ठीक है भाई, तो इक्वेशन मेरे को सामने दिख रही है, दिख रहा है, NaClO3 प्लस Fe gives O2 प्लस NaCl प्लस FeO, ये दिख रहा है। अब अगर मैं देखूं तो यहां पे मैं इक्वेशन को देख रहा हूं तो बैलेंस्ड है ना, इक्वेशन बैलेंस करके दी है, NaO3 है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगर मैं इसका 1 मोल ले रहा हूं तो मुझे ऑक्सीजन भी 1 मोल मिल रहा है, 1 मोल मतलब लगभग 106 ग्राम 0.5। अगर मैं लेता हूं तो ऑक्सीजन मुझे 22.4 लीटर मिल रहा है, ऑक्सीजन मुझे कितना मिल रहा है? 22.4 लीटर। मुझे चाहिए 448 लीटर के लिए, मुझे मास इसका कितना लग जाएगा? x। बात समझे? ये पॉइंट हटाया, मैंने यहां लिखा 10, ये कैंसिल हो गए 2, ये आ गया 20, तो x बराबर कितना आ गया? 106.5 इंटू बोलो 20, यहां पे ग्राम, ये 1065 है ना, और 20, तो समथिंग ये जो मेरा आंसर आएगा ये 2130 ग्राम के आसपास आएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका आंसर जो आ जाएगा वो 2130 ग्राम के आसपास आएगा। क्लियर? सिंपल एकदम कि 1 मोल NaClO3 से 1 मोल O2 मिल रहा है, मतलब 106.5 ग्राम से 22.4 मिल रहा है। ठीक है, चलिए 63 क्वेश्चन की बात करता हूं, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। फाइंड द मिनिमम पीएच रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट PbOH होल टू आइस। मिनिमम पीएच बोला है, प्रेसिपिटेट बोला है। सोल्यूशन देखो, फॉर पीपीटी, फॉर प्रेसिपिटेशन आयोनिक प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
आयोनिक प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तभी तो पीपीटी बनेगा। लेकिन सवाल यहां पे पीएच पूछा है और लेड हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, तो अगर मैं यहां से, भाई मेरे को निकालना है पीएच ना, तो पीएच निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले निकालना पड़ेगा पीओएच, और पीओएच निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा ओएच का कॉन्सेंट्रेशन। मतलब मेरा पूरा फोकस इस बात पे रहे कि मैं कैसे भी करके किसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल पाऊं, OH माइनस का। मेरा पूरा फोकस इस बात पे मुझे रखना है कि मैं कैसे भी करके किसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल पाऊं, OH माइनस का। तो अगर मेरे पास लेड हाइड्रोक्साइड दिया है तो PbOH होल ट्वाइस है। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये बन जाएगा Pb2 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 2OH माइनस। Pb2 प्लस और 2OH क्या आ जाएगा, माइनस। तो KSP बराबर यहाँ पे आ जाएगा Pb2 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा OH माइनस का स्क्वायर, Pb2 प्लस, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, OH माइनस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, OH माइनस का स्क्वायर। तो मुझे यहां से कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालना है, OH माइनस का, और Pb का कॉन्सेंट्रेशन मुझे यहां से मिल जाएगा। देख लो, ये देखो, ये देखो, यहां से मिल जाएगा। Pb का कॉन्सेंट्रेशन 0.12 आ जाएगा मेरे पास। बात समझे कि नहीं समझे? Pb का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.12। तो निकाल के देख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो PbCl2 को दिख रहा है ना, तो PbCl2 का ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा Pb2 प्लस, और ये 2Cl क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा उसका। तो KSP का वैल्यू आ रहा है 1.2 इंटू 10 की पावर -5। Pb का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.12, है ना, और OH का मेरे को निकालना है। OH का क्या करना है, निकालना है। तो OH माइनस का क्या करा मैंने, स्क्वायर। तो OH माइनस का स्क्वायर इक्वल टू 1.2 माइनस 5 अपॉन 0.12। ये ऊपर गया 100, ये नीचे आया 10, ये 0 0, ये गया पूरा 10 की पावर -5, तो ये आ गया -4m OH माइनस। सो OH स्क्वायर का जो कॉन्सेंट्रेशन आया वो 10 की पावर कितना आ गया, -4m। 10 की पावर -4m आया, तो OH का जो कॉन्सेंट्रेशन आप यहां से निकालोगे तो 10 की पावर -4 बाय रूट करेंगे तो 10 की पावर -2m आ गया। नाउ POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कितना होता है ये, OH माइनस। तो POH इक्वल टू आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 मतलब POH इक्वल टू आ गया 2, और POH 2 आ गया तो हमें पता है कि pH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है, 14। तो pH बराबर आ जाएगा 14 माइनस 2, तो pH इक्वल टू बोलो 12। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो pH बराबर जो आ रहा है वो 12 आ रहा है, दैट इज सी आंसर। सॉरी, पेन गिर गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टर्मिनल एंड से जुड़े ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। इस एंड से दो ग्रुप अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, सिस्ट्रांस हो जाएगा। इस एंड से जुड़े ग्रुप अलग अलग हो गए, इस स्टीरियो सेंटर से जुड़े अलग अलग ग्रुप हो गए, होगा। यहां पे देखता हूं तो यहां तो मुझे अलग मिल गया H और Cl, लेकिन यहां भी Cl और यहां पर भी Cl, मतलब इस पॉइंट पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की टेंडेंसी नहीं है। तो ये जो ग्रुप दिख रहा है C वाला, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों एंड पे ग्रुप कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। आप चाहो तो दोबारा मैं बता देता हूं आपको कि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि ये Cl आ रहा है, यहाँ पे H आ रहा है, ये Cl है, इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, दोनों ग्रुप सेम आ रहे हैं, तो ये कभी भी GI शो नहीं करेगा। 65 की बात करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन विद बेंजीन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजीन में किसमें नहीं हो सकता, है ना, जाहिर सी बात है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहां से ब्रेक करोगे, कार्बोकटायन, यहां पे जो कार्बोकटायन दिख रहा है ये कह रहा है विनाइल कार्बोकटायन, ये कभी भी नहीं ब्रेक होगा। यहाँ पे विनाइलिक ग्रुप है, ये कभी ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं ब्रेक हो सकता, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे तो क्लोरीन नजर आ रहा है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है,
ये लोन पेयर इधर चला, ये इधर चला, आप आइडेंटिफाई करेंगे यहां पे आ गया है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, आंशिक द्विबंध, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, आंशिक द्विबंध, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, आंशिक द्विबंध। इसको ब्रेक कर पाना मुश्किल हो जाएगा, और जैसे ब्रेक करोगे तो यहां पे आ जाएगा प्लस, ये CH, ये डबल बॉन्ड, और ये सॉरी यहां पे माइनस आ जाएगा इस टाइप से। तो इसको ब्रेक कर पाना मुश्किल है, यहां कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसलिए मेरा आंसर जो आएगा वो ए ही आएगा, जहां पर ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ESR की बात कर रहा हूं मैं, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें पता है कि हमारे पास होना चाहिए एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग सक्रियता को बढ़ाने वाले समूह, एक्टिवेटिंग ग्रुप सक्रियता को बढ़ाने वाले समूह, सक्रियता को बढ़ाने वाले समूह मतलब जो इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को इंक्रीज कर दें, जो इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। सक्रियता को बढ़ाने वाले समूह जो इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को क्या कर दें, इंक्रीज, बढ़ा दे। रिंग पर इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को क्या करें, बढ़ा दे। बात समझे? तो यहां आप देखें पहला ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है, अपन देखते हैं। पहले ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है मुझे ऑक्सीजन यहां, और यहां लोन पेयर होगा, तो जाहिर सी बात है ये इधर चलेगा तो ये इधर आ जाएगा, ये सक्रियता को बढ़ाएगा, ये सक्रियता को बढ़ाएगा। आप दूसरे को देखो ध्यान से, आप दूसरे को देखो ध्यान से, तो यहां पे ये O आ रहा है। अब ये तो विड्रॉइंग हो गया, क्योंकि इधर खींचेगा तो ये माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब ये तो अपने आप में एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। ये तो अपने आप में एक ग्रुप कैसा हो गया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, समझे? और यहां देखूं मैं तो यहां पर भी लोन पेयर आ रहा है, मतलब ये भी सक्रियता को बढ़ाएगा, मतलब सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग नेचर जो है वो ए का है, ए का एक्टिवेटिंग नेचर सबसे ज्यादा, फिर सी और फिर बी। बी जो दिख रहा है ये तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, बी वाला जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो ए सी बी, ए सी बी, ए सी और बी। 66 क्लियर। 67 क्वेश्चन की बात करता हूं। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 को कंपेयर करना है। एंजाइम बोला है, बहुत सिंपल है, तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आ जाएंगे। हॉर्मोन्स बोला है, स्मॉल अमाउंट मैसेंजर्स हैं। विटामिन बोला है तो ये, और ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट, तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, तो ए का क्यू आ जाएगा, ए का क्यू आएगा, ए का क्यू एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी वाला, ए का क्यू आएगा, एक ही ऑप्शन उसके अंदर है ना। बायोलॉजी वाले आप हैं, आपको ये चीजें पता होंगी, बायोमोलिक्यूल चैप्टर से सवाल था ये, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स है ये, जिसमें हम बेंजीन बना रहे हैं। तो यहां पे आप देखें ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है, अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से एनसीईआरटी से पूछा गया। आप एनसीईआरटी देखेंगे, अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स चैप्टर में है ये, और आप देखेंगे प्रिपरेशन, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट आपका रिएक्शन है ना, डायरेक्ट रिएक्शन है बिल्कुल। अल्डिहाइड कीटोन इंटरमीडिएट पूछा तो यही आएगा बी आंसर। 69 क्वेश्चन की बात करता हूं। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखें। तो पहले देखते हैं बनता क्या है। यहां पे मेरे को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिख रहा है और फिर हाइड्रोलिसिस दिख रहा है, ठीक है। तो मैं देखता हूं रिएक्शन क्या बनेगा। CH3 आ रहा है, CH2 आ रहा है, CH3 आ रहा है, प्लस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहां पे प्लस और ये माइनस, ये इधर चला तो ये माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस। तो आप देखेंगे आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, इधर आ गया PH है ना, यहाँ पे आ गया है CH2, CH3,
इधर आ जाएगा OMgBr, OMgBr, है ना। फिर आप चले यहां पे हाइड्रोलिसिस कराया, हाइड्रोलिसिस कराना है तो हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो ये ग्रुप ऊपर से हटेगा, तो ये बन जाएगा आपका मिथाइल, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा PH, यहाँ पे CH2 और ये CH3। इसका नाम लिखेंगे तो ये जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो ये बन जाएगा आपका 2 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है, 2 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑल दिख रहा है, 2 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन 70 की तरफ बढ़ता हूं। द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट, इनमें से कौन बेंजोइक एसिड नहीं देगा। टोल्यूइन को KMnO4 से रिएक्ट कराते हैं तो आपको बेंजोइक एसिड बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को CO2 से कराते हैं तो भी आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर आप CO2 से कराएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन है। यहां पे देखिए अपन तो हेलो फॉर्म रिएक्शन ही है, तो हेलो फॉर्म रिएक्शन है तो यहां पे मिल जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH, साथ में बन जाएगा CH Cl3 बनेगा। लेकिन आप यहां देखें तो ये एल्कोहल आ रहा है, डी ऑप्शन जो दिख रहा है, डी ऑप्शन जो दिख रहा है यहां पे बेंजाइल एल्कोहल आ रहा है। बेंजाइल एल्कोहल का रिएक्शन PCC से पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, बेंजाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन PCC से, PCC मतलब पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और जब पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये CHO बनता है, CHO मतलब बेंजल्डिहाइड। तो मेरा आंसर यहां पे जो आएगा वो डी आंसर आएगा, बात समझे, ये डी आंसर रहेगा। क्लियर 70 क्वेश्चन, ठीक। तो बच्चों हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्न अभिक्रिया में उत्पाद होंगे। आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो आपको बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो आपको दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड के साथ में बेस का रिएक्शन कराया, तो ये मेरे पास में जो रिएक्शन है इसी को कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया या कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन की खास बात क्या होती है कि केवल अल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना। ऐसे अल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। एक प्रकार की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, एक प्रकार का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। और डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें एक ही एलिमेंट का या एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है, उसी का क्या होता है, रिडक्शन भी होता है, बात समझे। तो अगर अपन यहां देखें तो मेरे पास ये बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है और बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन मैं करा रहा हूं KOH के साथ, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसका ऑक्सीडेशन कराइए आप पहले, तो COH है ना, और इसी का रिडक्शन कराइए, और रिडक्शन कराएंगे तो CH2OH मिलेगा। फर्दर ये जो एसिड है ये आपको सॉल्ट प्रोड्यूस करके देगा, दैट इज COOK। क्लियर, तो आपको एक मिलता है एसिड, एक मिलता है अल्कोहल, और एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट में। तो मेरा जो यहाँ पे आंसर आएगा, सीधी सी बात है, एक एसिड आएगा और एक अल्कोहल आएगा, तो ये एक टाइप का कैनिजारो रिएक्शन था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सही नहीं है, गलत है। तो NO2 का रिडक्शन नाइट्रो ग्रुप का FeSCl से, ये बिल्कुल सही है। NO2 का रिडक्शन ZnNH4Cl, ये बिल्कुल सही है। NO2 का रिडक्शन हाइड्रोजन पैलेडियम, बिल्कुल सही है। पर NO2 को जब SnHCl से पास करते हैं तो Sn और HCl, और फर्दर जब अपन H3O+ से पास करते हैं तो एनिलीन बनता है। ये डायएजोनियम सॉल्ट बना रहा है, यहां बनता है एनिलीन। इस रिएक्शन में एनिलीन बनना चाहिए, ये डायएजोनियम सॉल्ट बना रहा है, ये चीज गलत है। क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा यही है कि इनमें से कौन गलत है, तो जो आपका आंसर आएगा वो डी आएगा। क्योंकि जब आप NO2 ग्रुप को SnHCl अमाइंस चैप्टर में है, ये आपको देखने को मिलेगा अमाइंस चैप्टर में, तो जब आप SnHCl को कराते हैं तो वो आपको एनिलीन देता है। ठीक है, क्वेश्चन 73, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रायड कैन बी सेपरेटेड बाय हिंसबर्ग मेथड। हिंसबर्ग मेथड अमाइंस के डिफरेंशिएशन में, विभेद में काम आता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं।
बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का 1 डिग्री 2 डिग्री ये टेस्ट देंगे, 3 डिग्री वाले ये टेस्ट नहीं देते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री ये टेस्ट देते हैं, 3 डिग्री वाले टेस्ट नहीं देते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ संकुल का निर्माण कर लेते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ संकुल का निर्माण कर लेते हैं, 3 डिग्री नहीं कर पाता है। तो अपन यहां देखते हैं तो ये 1 डिग्री अमाइन, ये भी 1 डिग्री अमाइन, केस खत्म। 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, केस खत्म। ये आया आपके पास 1 डिग्री अमाइन, फिर 2 डिग्री अमाइन, फिर 1 डिग्री, ये केस खत्म। 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है। तो यही मेरा आंसर आएगा, डी आंसर, कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करने में काम आता है। ठीक है। क्वेश्चन 74 की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन सोल्यूशन रिजल्ट्स इन, है ना, विलयन में संकुल के निर्माण के फलस्वरूप संकुल बन जाए। अगर विलयन में जाके कोई सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स बना ले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं CuSO4 है और यहाँ पे 4 KCN था, आपने दोनों को रिएक्ट करा दिया, है ना, और मान लो यहाँ पे ऐसा बना कुछ, या FeSO4 ले लो अपन, एक काम करो ऐसा ले लो अपन, FeSO4 ले लिया मैंने, तो ये जाके कॉम्प्लेक्स बनाया, तो इसने फॉर एग्जांपल ऐसा बना दिया K4Fe, है ना। या अपन एक काम करो, एक छोटा सा एग्जांपल, ये एग्जांपल सेट नहीं हो रहा है, मैं दूसरा एग्जांपल देखता हूं। मान लीजिए ऐसा कुछ एग्जांपल था आपके पास में, CuSO4 प्लस अमोनिया था, और CuSO4 प्लस अमोनिया था, तो Cu यहाँ पे आ गया NH3, ये होल 4 और ये सल्फेट, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। सोल्यूशन के अंदर जाके किसका निर्माण हो गया? कॉम्प्लेक्स का। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब सोल्यूशन में जाके कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो गया तो क्या क्या चीजों पे फर्क पड़ेगा? तो पहली बात तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो कम हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो सॉल्युबिलिटी में तो चेंज आएगा ही आएगा, पीएच में भी परिवर्तन आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में भी आएगा, केमिकल नेचर भी चेंज होगा ना, कंपाउंड ही चेंज हो गया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। तो सभी में, है ना, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सभी के सभी कथन कैसे हैं? सत्य है। जब जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है सॉल्युबिलिटी पर भी चेंज आएगा, पीएच में भी आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में भी आएगा, केमिकल नेचर में भी चेंज आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये सारी चीजों में चेंज आएगा। 75 क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस से है। 75 क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस से है कि आउट ऑफ Cu2 प्लस Ni2 प्लस CO और Mn, है ना, बोला है those dissolve in HCl only gives a precipitate when H2S is passed, identify the corresponding। इनमें से कोई आयन है, उसको डिसॉल्व करा डाइल्यूट HCl के साथ में, उससे पास कर दी H2S गैस, है ना, तो पीपीटी बन रहे हैं। अब एक बात का ध्यान रखना कि ये जो कॉपर वाले जो आयंस होते हैं दीज आर लेस सॉल्युबल, इनकी विलेयता जो रहती है कंपैरेटिवली इनसे कम रहती है। कॉपर की विलेयता, कॉपर की सॉल्युबिलिटी कम है बाकी के कंपैरिजन में, तो कॉपर के आयंस को प्रेसिपिटेट कराने के लिए H2S का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी को प्रेसिपिटेट कराना हो, अगर आप चाहते हो कि इनमें से कोई प्रेसिपिटेट हो, तो आपको ज्यादा पावरफुल सल्फाइड सोर्स का, ज्यादा पावरफुल सल्फाइड के स्रोत का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि HgS। कॉपर जो होता है उसकी विलेयता कम है तो वैसे ही कम सॉल्युबल है, आप थोड़ा सा H2S पास करते हैं तो Cu2S के पीपीटी बन के बाहर हो जाता है। बात समझे आप क्या करें कि कॉपर आयंस दिख रहे हैं आपके पास में यहाँ पे, और यहाँ पे आपने इसको पास करा डाइल्यूट HCl से और साथ में पास कर दिया H2S, तो आपको जो पीपीटी मिल जाएंगे वो Cu2S के मिल जाएंगे, क्योंकि कॉपर की विलेयता वैसे भी कम है, कॉपर की सॉल्युबिलिटी वैसे भी कम है, लेकिन बाकियों की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, उनको पीपीटी कराने के लिए ज्यादा सल्फाइड की आवश्यकता होती है, ज्यादा सल्फाइड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां आप मेरी बात समझें कि जब आप H2S से पास करते हैं तो जो पीपीटी बनके बाहर होता है वो किसका बाहर होता है? कॉपर का बाहर होता है। कॉपर की सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिवली लो है। ठीक है। क्वेश्चन 76 की बात करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग 0.2 m एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट लार्जेस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लार्जेस्ट डिप्रेशन, है ना, या अपन कह सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो डेल्टा TF लिखते हैं, डेल्टा TF बराबर लिखते हैं KF इंटू क्या लिखते हैं? M। डेल्टा TF बराबर अपन लिखते हैं KF इंटू M, और जो डेल्टा TF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CP होता है। CP का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हिंदी में अपन कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुण जो निर्भर करते हैं कण की संख्या पे,
जो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कणों की संख्या पर डिपेंड करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। अब आप देख लो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो कैल्शियम सल्फेट को तोड़ोगे तो ये मिलता है Ca2+, यहाँ मिलता है SO4 2-, N बराबर 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2K+, यहाँ आ जाएगा SO4 2-, यहाँ पे N बराबर 3 आ जाएगा, यहाँ पे N बराबर 1 आ जाएगा। इसको देखता हूं तो 3Ca2+, और यहाँ आ जाएगा 2PO4 3-, यहाँ पे N बराबर 5 आ जाएगा। आ गया। अब N की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, इसका मतलब यही मेरा आंसर आएगा। N का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा वही आपका क्या रहेगा, आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस द सॉलिड फेज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेज, है ना। किसी पदार्थ के हिमांक पर ठोस प्रवस्था एवं द्रव प्रवस्था का गतिक साम्य में रहती है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सिस्टम, है ना। अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि H2O यहाँ पे सॉलिड है ना, और हिमांक बिंदु पे और द्रव प्रवस्था, ये अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में, गतिक साम्य में होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड, है ना। क्या कह रहे हैं ये लोग कि 1 विलयन का हिमीकरण तब होता है जब उसका वाष्प दाब शुद्ध ठोस के विलय के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ये सरासर गलत है। बात समझे कि नहीं समझे। फ्रीजिंग पॉइंट पे दो चीजें आपस में गतिक साम्य में होती हैं, ये बिल्कुल सही चीज है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल प्योर सीधे सीधे एनसीईआरटी का स्टेटमेंट दिया हुआ ये। तो स्टेटमेंट 1 सही है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्लियर। क्वेश्चन 78 की बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है कि ईडीटी इज यूज्ड फॉर। ये मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन है जो एक दो बार रिपीट हो चुका है कहीं ना कहीं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ एडीटीए का। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, यहाँ पे एन आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है, इधर आ रहा है CH2CO-, इधर आ रहा है CH2CO-, इधर आ रहा है CH2COO-, इधर आ रहा है CH2COO-। ये होता है और हेक्साडेंटेड होता है ये लिगेंड, है ना। नाइट्रोजन के लोन पेयर, नाइट्रोजन के लोन पेयर हेक्साडेंटेड होता है। तो एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में बिल्कुल काम आता है। लेड पॉइजनिंग को ठीक करने में काम आता है। चिलेशन, चिलेशन मतलब का होता है पंजे के जैसा पकड़ता है। हेक्साडेंटेड ना, ऐसा हेक्साडेंटेड तो ऐसे करके सेंट्रल एटम को पकड़ता है ये। बात समझे। तीनों सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन में यूज नहीं होता है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में अपन को पता है, अपन इस्तेमाल करते हैं निकल, प्लैटिनम और बोलो कौन है, पैलेडियम। यहां आप इस्तेमाल नहीं करते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में। ईडीटीए का यूज हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में यूज नहीं करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ब्लॉक एलिमेंट से, बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड इंडिकेटिंग हाई क्रिस्टलाइन लैटिस। बोरॉन जो होता है वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। बोरॉन जो होता है, बोरॉन अत्यधिक कठोर है, जो इसके उच्च क्रिस्टलीय जालक को इंगित करता है। ये बिल्कुल सही है। ब्लैक कलर, काले रंग का ठोस होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। समूह के अन्य सदस्यों की तुलना में बोरॉन का गलनांक क्वथनांक सर्वाधिक होता है। बोरॉन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स। ये बिल्कुल बात सही है। क्रिस्टलाइन हार्ड होने के साथ साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्लियर। ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ये। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैव हाफ लाइफ इन द रेशियो ऑफ 3:2, है ना। इसको मैं T12 एंड T12 का रेशियो 3:2 आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ का रेशियो जो आ रहा है वो 3:2 आ रहा है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम इंटरवल ऑफ T1 T2 इफ T1 इज टाइम पीरियड फॉर 25% कंप्लीशन और T2 इज टाइम पीरियड फॉर 75। चलो, तो T1 मतलब 25%, तो 2.303 बाय K log ऑफ R0 बाय R फॉर्मूला लिखते हैं। T हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाय K।
तो K का फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास 0.693 बाय टी हाफ, ये आ जाएगा। मैं K की वैल्यू उठा के यहां रखता हूं तो T1 मेरा बनेगा यहां पे T1 बराबर 2.303 बाय K की जगह लिख देता हूं मैं 0.693 इंटू टी हाफ फर्स्ट वाला लॉग ऑफ 100 बाय कितना परसेंट कंप्लीट हो गया 25%, तो ये बन जाएगा मेरे पास 75। मेरी बात समझ में आई? वैसे मैं यहां पे लिखूंगा T2 बराबर 2.303 0.693 इंटू टी हाफ सेकेंड वाला लॉग ऑफ 100 बाय 25, क्योंकि 75% कंप्लीट हो गया। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये पूरा टर्म गया T1 बाय T2 इक्वल टू आ जाएगा 3/2, क्योंकि टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, ये देखो 3/2 है ना, इंटू यहां पे आ जाएगा लॉग ऑफ, ये आ गया आपका 25 3 25 4, तो ये आ गया 4/3 और ये आ गया 4 लॉग होता है ये आपका 4, ये आया। आप जब वैल्यू डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे T1 T2 को, T1 बाय T2 को जब रेशियो निकालेंगे यहां से वैल्यू डालकर, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3:1। बात समझे? जब आप यहां पे वैल्यू डालेंगे 3/2 लॉग 4/3/4, लॉग 4 का वैल्यू जो होता है वो मैं बता देता हूं आपको 0.602 होता है लॉग 4 का वैल्यू, और लॉग यहां पे आपको दिख रहा है 4/3, तो 4/3 मतलब 1.3, 1.3 का लॉग 2 होता है 0.2 समथिंग मान लो अपन अप्रोक्सीमेटली, तो ये जो आपका आंसर आएगा वो 0.3:2 कितना आ जाएगा 1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 81 की बात करता हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसा सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना था इसके अंदर कि आपको रिएक्शन दिया हुआ प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं अपन HBr से, तो यहाँ पे ये प्लस और ये बोलो कौन आ गया माइनस, ये चला ये इधर क्या बन जाएगा ये CH3CH यहाँ पे Br और ये बोलो कौन आ गया CH3, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन दैट इज सी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 82 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको डेल H का वैल्यू दिया है, इन फ्यूल सेल 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। आराम से समझो, N की वैल्यू 4, N मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, डेल्टा H का वैल्यू दे रखा है मेरे को, डेल्टा H का वैल्यू दिया हुआ है -294 किलो जूल पर मोल, है ना। मुझसे पूछा है ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब कि ई नॉट सेल मान लो अपन, ईएमएफ ऑफ सेल ई नॉट सेल निकालना है, और उसके लिए मुझे लगेगा डेल जी का वैल्यू मुझे नहीं पता है, और एफिशिएंसी दी है 80%, एफिशिएंसी जो दिया है वो कितना परसेंट दिया है 80%। अब एफिशिएंसी अगर 80% दिया हुआ है, एफिशिएंसी अगर मेरा 80% है, मेरी बात समझ में आ रहा है, तो पहले मैं डेल जी निकालता हूं, तो ईटा बराबर 80% अगर है तो ये आ जाएगा 0.8, और ईटा बराबर होता है डेल जी बाय डेल एच, ईटा बराबर होता है, एफिशिएंसी बराबर होता है डेल जी बाय डेल एच, ईटा का वैल्यू आ गया 0.8, यहां पे आ गया डेल जी, और अपॉन में यहां पे आ गया -294, है ना। मैं यंत्र का इस्तेमाल करूंगा थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए, तो -294 है ना, यहां पे आ गया -294 इंटू 0.8, ये आ रहा है 235.2, -235.2 किलो जूल पर मोल, ये मेरा डेल जी आ गया। अब मुझे ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, तो डेल जी बराबर लिखूंगा -NF, है ना, ई नॉट सेल लिखा, तो डेल जी नॉट का वैल्यू अगर मैं यहां पे रखता हूं तो ये -235.2 किलो जूल, एन की वैल्यू 4, एफ का वैल्यू 96500 इंटू ई नॉट सेल आ गया, बोलो आया, माइनस से माइनस कैंसल, 2354 पॉइंट इंटू 1000 करा किलो जूल को जूल्स में बदलने के लिए, और 4 इंटू 96500 इक्वल टू ई नॉट सेल। आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो मैं आपको डिवाइड जब चेक करेंगे आप करके, तो मुझे पता है ये डिवीजन पे क्या आएगा, तो ये जो आएगा वो बी आंसर आएगा, दैट इज 0.60 वोल्ट। बात समझे?
तो एफिशिएंसी से पहले मैंने डेल जी निकाला, फिर डेल जी को निकालने के बाद मैंने NF सेल निकाला और वहां से मुझे सेल का क्या मिल गया, EMF। क्लियर। क्वेश्चन 83 की बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन इनकरेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन गलत है। ICl2 माइनस ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ICl2 माइनस, ICl2 माइनस, तो यहां पे लिखेंगे अपन x बराबर, याद करो शॉर्ट ट्रिक, x बराबर हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के होते हैं 7, 2 क्लोरीन, 1 नेगेटिव चार्ज, 10/2 करा, 10/2 करना मतलब बोलो क्या आ गया 5, तो 5 आना मतलब ट्राइगोनल पाई पिरामिडल sp3d2, 5 आ रहा है मतलब sp3d, सॉरी 5 आ रहा मतलब sp3d, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये बिल्कुल सही है। NH3 हमें पता है टेट्राहेड्रल होता है, ये बात क्लियर है। PBr 5 दिख रहा है तो ये भी सही है। SF4 गलत आएगा, SF4 को देखूं अगर मैं, तो SF4 में हाफ आ जाएगा, ये कितने आ गया 6 + 4, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 फ्लोरीन, ये आ गया आपका 10/2, 10/2 मतलब बोलो कौन 5, तो ये आपको दे रहा है टेट्राहेड्रल, जो कि सरासर गलत है, मतलब मेरा आंसर यही आएगा। SF4 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होती है। क्लियर है। SF4 को अगर आप देखेंगे तो SF4 C100 टाइप में नजर आता है, ऐसा नजर आता है SF4, ऐसा दिखता है SF4, ये C100 टाइप की ज्योमेट्री होती है। ठीक है। क्वेश्चन 84 की बात करें, Which of 1s 2p and 4ff do not have spherical node, इनमें से किसमें गोलीय नोड नहीं है, स्फेरिकल नोड कह लो या रेडियल नोड कह लो, और रेडियल नोड जो होते हैं उसकी वैल्यू होती है n-l-1। रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड या गोलाकार नोड या त्रिज्य नोड, इनकी जो वैल्यू होती है n-l-1 होता है। सबसे पहला आ रहा है 1s, तो 1 को लिखूंगा मैं 1 - 0 - 1 = 0, कोई नोड नहीं है। फिर 1s के बाद आ रहा है 2p, तो 2p को देखता हूं तो मैं करूंगा 1 - n - l है ना, तो ये गया आपका n-l-1, तो n का वैल्यू, सॉरी 2 है, यहां पे ये गलती कर दी मैंने, n का वैल्यू 2 आया, तो ये भी बोलो कितना आ गया 0, कोई नोड नहीं है। और उसके बाद एक मुझे दिया है 4f, तो 4 - 3 - 1 = 0, मतलब तीनों में ही कोई नोड नहीं है, तीनों में ही कोई नोड नहीं है, मतलब 1s 2p और ये 4f, तीनों में ही कोई नोड नहीं है। सिंपल फॉर्मूला रेडियल नोड का n-l-1। क्वेश्चन 85, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सबसे लंबा किसमें है। नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, प्योर डबल बॉन्ड सबसे छोटा, नो रेजोनेंस प्योर डबल बॉन्ड सबसे छोटा। ठीक है, रेजोनेंस आ रहा है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस सबसे ज्यादा, मतलब डबल बॉन्ड के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रखेगा। रेजोनेंस की एक्सटेंट ज्यादा है, एक्सटेंट ज्यादा होने के कारण डबल बॉन्ड बहुत तेजी से सिंगल बॉन्ड में जाएगा, तो मेरा आंसर जो होगा वो बी आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्पीड से किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में। रेजोनेंस ज्यादा है तो वहां पर रेजोनेंस का एक्सटेंट ज्यादा है, तो इसलिए डबल बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी और डबल जो होगा वो तेजी से कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पे बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज हैज इनकरेक्ट फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला इनकरेक्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अल्काइन को देखूं बिल्कुल सही है, अल्केनोल को देखूं बिल्कुल सही है, अल्केनल को देखूं बिल्कुल गलत है, जैसे कि CH3 CH2 CHO C3H6O, कार्बन से डबल हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, कार्बन से डबल हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये कह रहे हैं कार्बन से डबल हाइड्रोजन और एक ज्यादा, ये गलत है, तो मेरा आंसर जो आएगा वो अल्केनल आएगा, दैट इज सी आंसर। बात समझे, सी आंसर मेरा आएगा। क्वेश्चन 87 बोला है वुड्स रिएक्शन है, ये एक टाइप का, सोडियम दिया है, ईथर दिया है, वुड्स रिएक्शन है, और दो डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड यूज करे हैं यहां पे। तो जब दो डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करते हैं अपन, तो एक ले लिया RX + Na और यहाँ पे XR और ये DE मतलब बोलो ड्राई ईथर, तो पहला बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड R,
फिर आ जाएगा आर डैश ये, फिर आर सिंगल बॉन्ड आर डैश, तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे अलग अलग। तो जैसे आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे CH3I प्लस यहाँ पे लिखा मैंने Na प्लस यहाँ पे लिखा ICH2CH3, यहां पे लिखा DE मतलब ड्राई ईथर। आप पहले इसको डबल करें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर आप इसको डबल करें CH3 CH2 CH2 CH3, और फिर आप इसको भी करें तो CH3 CH2 और ये क्या आ रहा है CH3। अरे मेरी बात समझे, तो तीनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, तो आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, मतलब सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर? 88. If the difference in the boiling point of two liquid is very less, then which distillation method is preferred? जब दो लिक्विड आपस में मिक्स हो सकते हैं, है ना, यदि दो द्रव के क्वथनांकों मध्य आनंद बहुत कम है तो कौन सी आसवन विधि? अगर बहुत कम हो, इनफैक्ट 25 केल्विन से जब कम होता है, दो लिक्विड जो कि आपस में सोल्यूबल है, घुलनशील है, मिसेबल है, विलय है, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम है, मैं कह रहा हूं 25 केल्विन से कम है, तो उस अवस्था में हम इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। जब भी दो लिक्विड आपस में सॉल्युबल है और अगर उनको अपने को सेपरेट करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन 89, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव CO2 एन एडिशन NaHCO3? भाई सिंपल टर्म है, अगर मेरे पास एसिड है और एसिड का रिएक्शन आप करा रहे हो NaHCO3 के साथ में, तो जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे तो एसिड के साथ में आपको मिलता है सॉल्ट, सॉल्ट मतलब लवण, साथ में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में मिलता है वाटर। बात समझे? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यहां मुझे देखना है कि मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड देखो तो एक मुझे नजर आ रहा है फिनॉल, एक मुझे नजर आ रहा है इथेनॉल, है ना। इसकी बात करूं तो ये 1, ये 2, ये 3, यहां पे आप देखेंगे तो भाई ये OH ग्रुप दिख रहा है और यहाँ पे ये कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो ये एसिड नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये C डबल बॉन्ड OH, ये नहीं है, एसिड नहीं है वो। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड मुझे A दिख रहा है जिसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। तो ये जो पिक्रिक एसिड दिख रहा है, ये पिक्रिक एसिड आपका ऐसा है जो NaHCO3 से क्रिया करके, रिएक्ट करके CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा। इनमें से जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन हमारा, boiling point of 0.1 mole per kg solution of B in water is greater than equimolar solution of A in water. B का boiling point, B का boiling point A से ज्यादा है, B का boiling point A से ज्यादा है। B का जो boiling point यही कहा है ना, देख लो। B के 0.1 मोल प्रति केजी जलीय विलयन का क्वथनांक A के सम मोलर जलीय विलयन से अधिक है। B का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो क्या क्या हो सकता है? तो भाई सीधी सी बात है, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, और इसके नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज। कणों की संख्या बोलो क्या हो रही होगी? डिक्रीज। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी तो बढ़ता है। तो पहला कह रहा है कि A अंडरगोइंग डिसोसिएशन, B अंडरगोइंग नो चेंज इन वाटर, गलत। B अंडरगोइंग डिसोसिएशन, A अंडरगोइंग नो चेंज, ठीक है। देखते हैं, A एंड B बोथ आर अंडरगोइंग चेंज इन वाटर, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इज लेस देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, इससे कोई लेना देना नहीं, हमें यहाँ पे कणों की संख्या को देखना है। तो B वाले का तो डिसोसिएशन हो रहा है, B के कणों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, पर A वाले में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब मेरा आंसर आएगा यहाँ पे B, क्योंकि जैसे ही तुमने B को पानी में डाला होगा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ चुके होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा। ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। तो ये आपके सामने मैं सोल्यूशन लेके आया था FLT 5 के। थैंक यू सो मच।